डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी बात को पिछले वीडियो से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपसे पिछले वीडियो पे चर्चा की गई थी बेटा विद्युत द्विध्रुव की, तो इसका थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं कि आखिरकार विद्युत द्विध्रुव क्या था। तो आपसे कहा यह गया था कि समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक साथ अल्प दूरी पर रखकर बनाया गया निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यदि आपने आवेश लिए थे Q और Q, मतलब प्रकृति उनकी हुई थी माइनस और प्लस, और इनके बीच की दूरी हमने 2L मानी थी, और यहाँ पे आपका एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी आया था, P बराबर 2QL, मतलब किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था। अब बेटा यहाँ पर एक बात हम और हल्की सी क्लियर कर लेते हैं। क्या विद्युत द्विध्रुव वही निकाय है कि अगर दो आवेश हैं, समान परिमाण में हैं, प्रकृति विपरीत है, तभी विद्युत द्विध्रुव बनेगा? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई बिंदु रखे गए हों और उनसे एक निकाय बनाया गया हो, विद्युत द्विध्रुव बनेगा। बस उसकी शर्त यह है कि समस्त बिंदुओं पर रखे आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। कि जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है, यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है, यहाँ पर माइनस 2Q आवेश रखा है, तो ये आपका त्रिभुज भी ABC जो है ये भी विद्युत द्विध्रुव को व्यक्त करेगा। कि बीजगणितीय योग देखिए, Q प्लस माइनस 2Q, इनका बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा, तो ये भी आपका एक विद्युत द्विध्रुव है। अगर मान लो बेटा मैं ये इस तरीके से बना दूं, एक कोई आयत ABCD, इस पर आपके प्लस Q, यहाँ पर आपका प्लस 2Q माइनस 2Q प्लस Q रखे हैं, तब भी आपका ये विद्युत द्विध्रुव ही होगा, क्योंकि समस्त जिन बिंदुओं पर आपके आवेश रखे हैं उनका बीजगणितीय योग क्या है। इधर भी आप इधर माइनस रखिएगा, बीजगणितीय योग आपका शून्य है। तो एक बात यहाँ पर अपने दिमाग पे बिठा के रखिए कि अगर किसी भी तरीके का कोई निकाय बना हुआ है और उसके बिंदुओं पर आवेश रखे हुए हैं और उन बिंदुओं पर रखे हुए आवेशों का समस्त बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है, तो आपका वह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर? अब आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, फार्मूला आप सिद्ध करेंगे हम यहाँ पर, वो है आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण, अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा हमने पीछे विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी जाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी जाना है, तो अब हमें यहाँ पर सीखना यह है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो अब बेटा अक्षीय स्थिति पर हम आए हैं, तो अक्षीय को जानने से पहले हमको अक्ष ही जानने पड़ेंगे कि आखिरकार अक्ष क्या होते हैं। कई सारे लोग अक्षों से ही नहीं परिचित होंगे कि अक्ष क्या होता है। एक्सिस, समतल पे आपको दो अक्ष बताए गए होंगे, एक आपका एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, लेकिन इसके ऊर्ध्वाधर ये मार्कर जो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है और इसके जस्ट अपोजिट एक और अक्ष बनता है जिसको जेड अक्ष बोलते हैं, और इन तीनों अक्षों को मिला करके आपकी त्रिविमीय आकृति बनती है। कैसी आकृति? मतलब कोई भी आप सिस्टम बनाएंगे, कोई संरचना बनाएंगे तीनों अक्षों पे, तो वो आपकी त्रिविमीय होगी। अगर दो अक्षों पे बनाएंगे तो द्विविमीय होगी, और अगर एक अक्ष पे ही बनाएंगे तो वो आपकी एक विमीय होगी। क्लियर? तो अब कुल मिलाकर के अक्षीय स्थिति से मतलब बेटा ये है
कि हमको अपना जो द्विध्रुव है वो केवल और केवल एक ही अक्ष में रखना है। अगर x अक्ष पे रखेंगे तो उसके सापेक्ष जो बिंदु होगा वो x अक्ष पर उसकी क्रिया रेखा होनी चाहिए। यदि हम अपना द्विध्रुव y अक्ष पर रख रहे हैं तो उससे जो दूरी पर हम बिंदु मानेंगे, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो y अक्ष पर उसकी क्रिया रेखा होनी चाहिए। और अगर हम z अक्ष पे अपने द्विध्रुव को रख रहे हैं तो जो बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो आपका बिंदु की क्रिया रेखा z अक्ष पर होनी चाहिए। अक्षों को समझना सरल है, x y अक्ष तो समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये अभी मैंने बनाया था, एक बार फिर से देख लें कि ये आपका y अक्ष, ये x अक्ष, आपको ये क्लियर होगा कि ये x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा। तो जब x अक्ष अपनी दो दिशाएं रखता है, y अक्ष अपनी दो दिशाएं रखता है, तो z अक्ष भी तो अपनी दो दिशाएं रखेगा। एक दिशा ये मार्कर की साइड पे आपकी तरफ पॉजिटिव होगी और बोर्ड के जस्ट अपोजिट उधर लंबवत दिशा में आपका जो अक्ष होगा वो z अक्ष की ऋणात्मक दिशा को प्रदर्शित करेगा। अगर सीधे सरल शब्दों में आपको समझना है अक्ष, तो शाहरुख खान को जानते हैं आप लोग। शाहरुख खान की तरीके आप ऐसे हाथ फैलाइए, आप देख रहे हो कि ये हाथ मेरे x अक्ष की डायरेक्शन में फैले हैं। इधर x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा। y अक्ष को जानना है तो अमिताभ बच्चन बन जाइए। एक हाथ ऊपर करिए, एक हाथ नीचे करिए। ऊपर वाला जो होगा वो y अक्ष की धनात्मक दिशा को बताएगा, नीचे वाला हाथ y अक्ष की ऋणात्मक दिशा को बताएगा। और हमारे ये इस तरीके की पोजीशन जो होगी x अक्ष पे लंबवत होगी। अगर z अक्ष सीखना है तो मिथुन चक्रवर्ती बन जाइए। एक हाथ आगे करिए, एक जस्ट पीछे करिए। ये भी देख रहे हैं y अक्ष के साथ लंबवत पे आएगा, x अक्ष के साथ भी लंबवत पे आएगा। पीछे वाला हाथ भी सेम इसी पोजीशन पे आएगा। ये z अक्ष की धनात्मक दिशा होगी, पीछे z अक्ष की ऋणात्मक दिशा होगी। तो होप दैट क्लियर हो गया होगा कि अक्ष क्या होते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आपको जो सीखना है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन समतल पर x अक्ष ड्रॉ करना आसान होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण वो x अक्ष की डायरेक्शन पे ही होगा। तो हमारा सबसे पहला काम होगा बेटा एक द्विध्रुव का निर्माण करना। द्विध्रुव के बारे में आपको पता है, समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर मतलब 2l दूरी पर रख कर बनाया गया निकाय द्विध्रुव कहलाता है। तो ये आपकी आकृति द्विध्रुव की बन गई है, जिसके एक सिरे पर -q आवेश, एक सिरे पर +q आवेश है। और पीछे आपको क्लियर किया जा चुका है कि जो दूरियां होंगी वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापी जाएंगी। मतलब मध्य बिंदु से यहाँ तक भी आपका यल बचेगा और यहाँ तक भी क्या बचेगा, यल बचेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहता है अक्ष मतलब वो है कि जो बिंदु हो उस बिंदु की क्रिया रेखा x अक्ष से होकर जानी चाहिए। मतलब ये Q और -q भी उसकी अक्ष पर ही स्थित होने चाहिए। मतलब बेटा ये है कि अगर हमारे बिंदु आवेश x अक्ष पर स्थित हैं तो जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो भी x अक्ष पे ही स्थित होना चाहिए। डायरेक्शन इधर हो या इधर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही द्विध्रुव हमारा y अक्ष पे होता तो बिंदु भी हमारा y अक्ष पे ऊपर या नीचे होना चाहिए था। यदि द्विध्रुव को हम z अक्ष पे रखते तो हमारा बिंदु जो है वो भी इधर या अंदर की तरफ होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो द्विध्रुव है वो x अक्ष पे है और इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। तो अगर इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की बेटा तीव्रता की बात करें और मान लेते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव से
स्मॉल r दूरी पर स्थित है, मतलब मध्य बिंदु से इसकी दूरी r है। क्लियर? तो अब इस बिंदु पर प्लस q भी अपना एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा, माइनस q भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा, और हमें पता है कि प्लस q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है। तो हम मान लेते हैं प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। क्लियर? माइनस q के कारण कहता यह है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है। तो हमने मान लिया कि ये आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माइनस q के कारण ये E2 है, और टोटल हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मतलब आपने देखा प्लस q के कारण E1 है जिसकी दिशा बाहर की तरफ है, माइनस q के कारण अंदर की ओर है E2 जिसकी दिशा अंदर की ओर है। तो अब हमारा दायित्व तो ये बनता है कि अब हम इनकी अलग अलग दूरियां देखें कि ये P से कितनी दूरी पर हैं। अगर देखा जाए तो मध्य बिंदु तक P की दूरी r है, और माइनस वाला q जो है यल दूरी और आगे स्थित है। तो माइनस q की अगर दूरी देखी जाए P से तो वो बेटा r प्लस यल नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी। अगर इसकी हम बात करें कि प्लस q कितनी दूर है, तो r यहां तक है, यल यहां तक है, इतनी दूरी हमको चाहिए। तो r में हम यल को निकाल देते हैं, तो प्लस q से P की दूरी r माइनस यल है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब दूरियां भी हमारे पास हैं, आवेश भी हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु P पर प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो E1 बराबर आपको फार्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो Q परिमाण के रूप में आएगा, दिशा बताने का काम इसका है। तो Q को आप केवल परिमाण रूप में लिखोगे, चाहे प्लस Q लिखना या माइनस Q लिखना, चिन्ह उनका नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि दिशा बताने का कार्यक्रम जो उठा रखा है वो किसने ले रखा है? E ने ले रखा है। तो यहां पर आपका Q अपान R स्क्वायर, तो प्लस Q की P से दूरी कितनी है? R माइनस यल। तो R माइनस यल का बेटा होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे P पर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब बेटा दिशा बताने का काम सदिश राशियों का होता है। तो E2 के ऊपर आपने ये सदिश का चिन्ह लगा दिया, लेकिन माइनस Q का जो परिमाण है वो है तो इसके बराबर ही, बस केवल प्रकृति में तो अलग है, और प्रकृति में अलग है, अपना गुण भी उसने दिखा दिया कि इसने बाहर रखा, इसने अंदर रखा। तो यहां पर आप इसका माइनस प्रयोग नहीं करोगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान इसकी दूरी R प्लस यल है, R प्लस यल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब परिणामी विद्युत क्षेत्र देखना है P पर। तो अगर बेटा एक ही डायरेक्शन पे सदिश राशियां होती हैं तो जुड़ती हैं, और अगर विपरीत डायरेक्शन पे होती हैं तो घटती हैं। और उनको घटाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि जो राशि बड़ी होगी उसमें छोटी वाली घटाई जाएगी। तो अब हमारा काम होगा ये देखना कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। क्लियर? अब उसके लिए एक छोटी सी मैं यहां पे आपको बात लिखता हूं। अगर मान लो 10/5 लिखा है और 10/2 लिखा है, इनमें से अगर सॉल्व करेंगे हम तो कौन सा बड़ा आएगा? ये आपका बड़ा होगा, सॉरी ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? कि अंश तो देख रहे हैं सेम है, लेकिन उनके हर क्या हैं? अलग अलग हैं, और जिसका हर छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो अब हम इस फार्मूले पर भी यही चीज देखेंगे, अंश देखेंगे, हर देखेंगे, जिसका हर छोटा होगा वही आपका बड़ा होगा। तो R माइनस यल, R प्लस यल, तो R प्लस यल बड़ा है,
r माइनस यल छोटा है, इसके अंश पर भी q है, इसके अंश पर भी q है, और हर पे ये दोनों चीजें सेम है। तो अगर यहां पर बात की जाए तो आपका E1 जो है वो E2 से बड़ा है। क्लियर? तो आप यहां पर लिखोगे परिणामी के लिए, किसके लिए? परिणामी के लिए ब्रैकेट में दिखा देंगे E1 इज ग्रेटर देन E2, अतः E बराबर E1 वेक्टर या तीर का निशान सदिश राशि का है इसलिए लेके चल रहे हैं माइनस E2। दैट्स क्लियर। अब क्या करोगे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से इनकी वैल्यू रख दोगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखा जाए बेटा तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे से कॉमन है, तो यहां पर बचेगा 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस यल का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज आपको और समझा देता हूं। अगर a माइनस बी लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, तो आप बड़े आराम से इसको a² माइनस बी स्क्वायर लिख देते हो। अगर बेटा इसमें भी स्क्वायर लगा हो, इसमें भी स्क्वायर लगा हो, तो इनकी वैल्यू पे भी तो स्क्वायर लग जाएगा, तो एक लाइन आपकी यहाँ पे सॉल्विंग पे बच जाएगी। इसलिए आपको मैंने ये चीज बता दी है। तो आगे चलते हैं। यहां पर हो जाएगा इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आपका R माइनस यल का होल स्क्वायर ब्रैकेट में R प्लस यल का होल स्क्वायर, ये एलसीएम होगा, वही चीज हो गई। तो अगर इसको मैं लिख दूं R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा एलसीएम है, तो कोई दिक्कत? अब इसका गुणा इसके साथ होगा, तो R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको देखते हैं क्या आता है। तो इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे तो R² प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। यहां पे आप क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे तो R² प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL। यहां पर आपका वही वैल्यू चल रही है जिसको आपने इस तरीके से लिख दिया। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, E वेक्टर बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करना है, R² प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R², अंदर गुणा करा रहे हैं माइनस चिन्ह का, ये प्लस हो जाएगा 2RL अपान R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये R² ये माइनस R² आपस में कैंसिल, तो यहां से इक्वल टू आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL प्लस 2RL गुणा करने पे 4RL R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा क्लासिकल ढंग से लिखते हैं, Q को अंदर ले जाते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं, Q अंदर जाएगा और 4RL को हमने लिख दिया 2L इंटू 2R। कोई दिक्कत? और यहां पर आपका लिखा हुआ है R² माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब एक चीज और क्लियर करते हैं कि जैसे बेटा मान लो हमने आपको 1000 सेंटीमीटर नापने को दिए, ठीक है। अब अगर कुछ और दूरी आपको नापने को हमने दी, कि मान लो किसी को हमने 0.01 मापने को दिया, तो अगर 0.01
इसमें आके जुड़ भी जाएगा तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, और आकर यदि घट भी जाएगा तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको गुणा करा देते हो तो आप देखते हो अप्रत्याशित रूप से 1000 की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर बेटा यही तुम 0.01 से भाग करा देते हो 1000 में तो अप्रत्याशित रूप से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि जब अति सूक्ष्म राशियां किसी तरीके से फार्मूले में प्रयुक्त होती हैं तो यदि वो जोड़ने और घटाने में उनका यूज कर रहे हो तो उनका फार्मूले पे या वैल्यू पे कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर कहीं पर आप गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो किसी वैल्यू के साथ तो इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यल जो है वो 2 रूप में है। ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाली राशियों के साथ यल आपका गुणा में है। मैंने बताया गुणा में प्रभाव डालता है तो यल बरकरार रहेगा। यहाँ पर यल जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है, जैसे 1000 की तुलना में 0.001 छोटा है। यल स्क्वायर और भी छोटा होगा तो आर में चाहे वो घटे या जुड़े तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे यल इज वेरी वेरी लेस देन आर, अतः यल स्क्वायर के टर्म, या आप ये कह सकते हो कि यल के वे टर्म जो प्लस या माइनस में है उनको नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो एल स्क्वायर के टर्म आप यहां से क्या कर दीजिए, हटाने पर। तो अब आपका बचेगा E इक्वल टू, और ये आप ऊपर पढ़ के आए थे कि Q इंटू यदि 2L लिखा हुआ है तो वो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P होता है, तो 2QL की जगह पर हम P लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बेटा ब्रैकेट के अंदर बचा P इंटू 2R, और जब इसको हटा दोगे तो केवल R स्क्वायर ही तो बचेगा, और R स्क्वायर में आपकी एक घात लगी हुई है तो R की घात 4 हो जाएगा। ऊपर R की एक घात है, नीचे 4 घातें हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R से एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो 2P/R³। ये जो आपका फार्मूला निकल के आया है ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण। तो आपने समझा, इसको देखा, जहां दिक्कत हो एक बार और देखिएगा आराम से। तो आपकी हेडिंग क्या थी कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको विधिवत मैंने समझाया, लास्ट में फार्मूला निकल के आया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³। अब बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो पे की जाएगी।